की जो खोया वह फिर पा ना पाए, हम दीवाने उस राधा के, प्यार किया और बता ना पाए, पता ना प्यार किया और बता ना पाए। लग रहा ना कि आपकी ये जो आंखें हैं ये नम सी हो गई हैं। और क्या जिंदगी है, सफर ऐसे कटता है, लोग आते हैं जाते हैं, यादें पत्थर हो गई हैं। यही व्यथा इस जीवन की, जो दर्द मिला वो दिखा ना पाए, सकते हैं अभी भी। आह, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार, कलाकार आप जबर फनकार। आज ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और आप सभी का मेरे पहले पॉडकास्ट द जबर पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे ही जिले के समाज सेवी, एक ही माँ नहीं हजारों माँ के पुत्र कहे जाने वाले समाज सेवी आदरणीय बड़े भैया माननीय सर्वश्री धीरेन्द्र पांडे क्षणिक जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। उनका हम तहे दिल से स्वागत बंधन एवं अभिनंदन करते हैं। बड़े भैया प्रणाम। ब्रजेश जी को और उनकी टीम जबर फनकार को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे अपने पहले पॉडकास्ट में आमंत्रित किया। ये मेरा सौभाग्य है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को अपने पहले पॉडकास्ट में बुला रहा है, जाहिर सी बात है उसने उनके ऊपर अपना बहुत बड़ा विश्वास जताया, और इस विश्वास के लिए मैं आपको तहे दिल से जो आभार करता हूँ। भैया जो भी है, आज ये जो शुरुआत हो रही है आपसे पहले भी बोला गया था और मेरे भी मन में था कि अगर मैं कुछ भी करूं और उसका गेस्ट और जो भी करूं वो पहले आप रहे। रीजन ये है कि आप हमारे जीवन के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा हमें संभालने का काम किया है। हमारे एक अभिभावक के रूप में आप हमेशा खड़े रहे हैं और मैं पहले भी कहा हूं और हमेशा कहता रहूंगा, ये जो आपका दाहिना हाथ है वो मेरे कंधे पे हमेशा रहा है और वो मुझे मजबूती देता है आगे चलने के लिए। तो आप उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नहीं यार, आभार। ये आप लोग का विश्वास है और कुछ नहीं। हमसे जितना हो सकता है अपनों के लिए उतना मैं करता आ रहा हूँ, करता रहूंगा, यथाशक्ति यथासंभव हर किसी के लिए खड़ा। आप ये बताएं, हमारे दर्शक आपको किस नाम से जान सकते हैं? जैसे आपके अनेकों नाम हैं। आप एक क्षणिक हैं और आप एक बहुत अच्छे ट्रेवलर हैं, कवि हैं एवं आपने ना जाने कितनी माओं की सेवा की है और कर रहे हैं। आप एक श्रवण कुमार के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आप ये बताइए कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपको किस नाम से जान सकते हैं? ब्रजेश जी देखिए, मैं धरती पे एक माध्यम के रूप में भगवान ने मुझे यहाँ पे प्रस्तुत किया है, और मैं उसी माध्यम की जो एक जिम्मेदारी होती है, एक आम मनुष्य के लिए, एक जानवरों के लिए, एक वृद्ध जनों के लिए, ये जिनके लिए भी जो एक जिन्हें एक मदद है, वही एक रामायण की चौपाई है, उसमें तो प्रभु का जिक्र है, लेकिन जाकी रही भावना जैसी मम मूरत बिन देखी वैसी। जिसको मेरे में जो दिखता है, मैं वैसी मदद करने के लिए, उसके हेल्प करने के लिए मैं सदैव उनके बीच खड़ा रहता हूँ। और ये मेरा एक सौभाग्य है कि प्रभु ने मुझे ये माध्यम बनाया, और आपके जरिए से भी मैं उन सभी लोगों को बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि जो इस यात्रा में मेरे साथ हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान मेरे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के दे रहे हैं। भैया आप ये बताएं कि धीरेन्द्र पांडे कौन है और आपकी ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई और आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको समाज सेवा करना चाहिए? धीरेन्द्र पांडे एक साधारण व्यक्ति है, मैंगो पीपल जिसको कहते हैं। और समाज सेवा जो है कि पढ़ाई का वो हिस्सा नहीं है। ये हमारे संस्कारों में हमारा नैतिक कर्तव्य है कि अगर हमको कोई ऐसा दिखता है कि जो है जिसकी मदद से उसके जीवन में हम परिवर्तन ला सकते, तो हम वो कर सकते हैं और हमको करना भी चाहिए। ये हमारा एक मानवीय कर्तव्य है। तो भैया जैसे जो आप समाज का कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य है, शिक्षा का हो गया, वृद्धाश्रम वाला हो गया, तरह तरह के कार्य आप कर रहे हैं, बेजुबान जानवरों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमको गलत निगाह से देखते हैं कि क्या कर रहे हो, ये सब नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत तरह तरह की बातें होती हैं जो, और वो हमको डिमोटिवेट करती हैं। कभी कभी मन करता है कि छोड़ दें, लेकिन आपने इसको कैसे सहन किया और आप लगातार चल रहे हैं? यार, मेरे बचपन से इच्छा थी, वाकई बता रहे, पहली बार बोल रहे हैं ये हम। मेरी बचपन से इच्छा थी कि हम किस लिए आए हैं धरती, खाली खाना खाने सोने तो आए नहीं।
कुछ ऐसा करना है कि जिससे ये लगे कि हम अपनी जिंदगी में संतुष्ट हुए। मेरी बचपन से इच्छा थी। इलाहाबाद तैयारी के दौरान हम लोग प्लानिंग करते थे, 2014-15 के बाद लगभग ये हम लोग शुरू किए। 14-15 में तो बहुत स्तर छोटा था हम लोगों का। कोविड के बाद जो चीज़ों चीज़ें बढ़ी और रुकावटें भी बहुत आई। कोविड में मैं तब जानवरों के लिए स्पेशली हम लोग करते ही थे, अच्छा। पर्यावरण या जानवरों के लिए। कोविड में जानवर देख रहे थे, आप सब भूखे थे, जी। इधर उधर दुकानें बंद हो गई थी, सारी चीजें बंद थी, हर तरफ का इंसानों के लिए खाने के लिए नहीं था, जानवरों के लिए क्या हो। तो हम लोग अपने मोहल्ले में शास्त्री नगर, राजीपुरम, पटेल नगर, बस स्टॉप, ये सारी जगह जितने भी जानवर थे, चाहे गाय थी चाहे कुत्ते थे, ज्यादातर तो देखिए कुत्ते ही रहते थे, जानवर उतने थे नहीं, क्योंकि जानवर सब बाग बगीचे यहाँ ठंडी जगह पर अपना परिवेश में चले गए थे। तो वहां पे हम लोगों ने सबसे कांटेक्ट करके उनके खाने की व्यवस्था, ये सारी चीजें की। तो वहीं से एक रिदम बना, और जब आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो आप कुछ भी कर ले जाएंगे। बस एक इच्छा शक्ति होनी। फाइनेंशियली भी बहुत इशू आई, लेकिन ठीक है, अपनी मदद, लोगों की मदद से कई लोग जो इस जर्नी में हमारे साथ रहे, कई लोग इस जर्नी में छूट गए, जिन्होंने ये कहा कि ठीक है हम साथ हैं, लेकिन आज वो नहीं। तो जिंदगी है, सफर ऐसे कटता है, लोग आते हैं जाते हैं, जुड़ते रहते हैं, लेकिन ये है कि किसी कार्य के लिए अगर आप संकल्पित हैं, तो इच्छा शक्ति आपके अंदर है, तो आप उस कार्य को पूरा करने से आप बने रहेंगे। अवरोध क्या, अवरोध ही तो आपकी परीक्षा है। जी। अगर आपको सफलता पानी है तो जाहिर सी बात है, एक परीक्षा तो आपको पास करनी ही है। बिल्कुल। भगवान उसी को तोड़ता है जिसके अंदर जुड़ने की ताकत होती है, हर किसी को नहीं तोड़ता है। भगवान वो तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, आपको चेक करेंगे कि क्या आप उस सफर में अंतिम तक पहुंचने के लिए काबिल हैं कि नहीं। तो उस अवरोध को पार करना एक दृढ़ इच्छा शक्ति का काम है। और जाहिर सी बात, सामाजिक सेवा का सरोकार इतना बड़ा है कि वो मेरे अकेले मात्र से कभी होने वाला नहीं। हम सब लोगों को आगे निकलना पड़ेगा, समाज के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ही सोचना है। और कहीं ना कहीं आपका जीवन तभी सार्थक होगा जब आप इन सब चीजों से संतुष्ट होंगे। तो ये कब से विचार में आया कि यार मुझे लिखना चाहिए और इसका एक संघर्ष हमको करना चाहिए, और ये जो आप लिखने का प्रारंभ आरंभ किए और इसके बाद ये मंच तक का सफर कैसा रहा आपका? लिखने की कहानी तो कक्षा 7-8 से ही मैं, मतलब संपादकीय और ये सब चीजें पढ़ने का मेरा बड़ा शौक, मैं तब से ही पढ़ता था। लेकिन लिखने की कहानी अब कहाँ से शुरू हो गई ये पता ही नहीं चला। मैं दोस्तों से बातचीत करते टाइम वो कुछ भी शब्द देते थे तो मैं उससे शायरी बना देता था, या 4 लाइन की मुक्तक बना देता था, ये सब बना देता मतलब था। कि ऐसे चार मित्र आप बैठे हैं बैठे तो हैं तो उसमें मैं, अगर हाँ, कोई भी। व्हाट्सएप जब आया उसके जी। बाद से मेरी लेखनी और तेज हो गई थोड़ा। अच्छा। क्योंकि चैट करने का एक बहाना होता था, तो उससे मैं लिख लिख के भेजता था अच्छा, जैसे ये सबको। जो आप लिख लिख कर भेजते थे, हाँ, ये किस किस को भेजे थे आप? बहुत सबको भेजा गया है। जैसे उसमें कोई ऐसी फ्रेंड भी रही होगी हाँ हाँ, काहे नहीं, तो? काहे नहीं है सब सब। अच्छा, वो वाला सफर आप छुपा के रखे हुए, उसको शेयर कुछ करना चाहेंगे? चीजें छुपा के ही रखनी चाहिए तो अच्छा रहता आंखें आंखें आपकी बता रही हैं कि है। कुछ चीजें जो है आज द जबर पॉडकास्ट के मंच पे आप जो है। कुछ चीजें छुपाई जाए तो अच्छा है। लिखने का सफर वहीं से चालू हुआ। और अगर मुझे मंच देने की बात है तो डॉक्टर आलोक पांडे का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे लगता है कि जनपद में अगर कोई साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ाने का कार्य कर रहा है तो डॉक्टर आलोक पांडे जी हैं। हाँ, ये चीज तो रहा है, हम लोगों ने भी 19 देखा। में कुमार विश्वास जी के मंच पे उन्होंने मुझे काव्य पाठ करने का मौका दिया। जी। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जी। और मैं उन्हीं को मानता हूँ। उसके बाद अभय भैया आए, फिर हम लोगों ने धीरे धीरे कवि सम्मेलन का संयोजन चालू कर दिया। इस बार अभी 19 तारीख को हम लोगों ने 10वां कवि सम्मेलन कराया यहाँ पे। और भारत के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय कवि, जो बड़े नामचीन कवि जी। अम्बेडकर नगर में, उनका आगमन या काव्य पाठ संभव हो पाया आलोक भैया और अभय भैया के कारण। नहीं, जैसे मैंने पहले भी देखा कि बहुत सारे कार्यक्रम होते थे, लेकिन साहित्य के प्रति बहुत ज्यादा कुछ विशेष नहीं था, लेकिन आप सबने और आदरणीय डॉक्टर साहब ने, आलोक पांडे सर ने, आप सबने मिल करके जो है हम्म, इसको एक नया मंच देने का काम किया बिल्कुल। अपने जिले में। हम लोग दिन प्रतिदिन साहित्यिक पुनरुत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित। हाँ, ये भी एक चीज और रहा। और एक शिक्षा की जो एक शिक्षा के जरिए हम लोग जो एक बदलाव लाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं।
क्योंकि शिक्षा ही एक आधार है। कहीं ना कहीं बेरोजगारी की तो एक अलग बात है, हमको एक सभ्य समाज देगा वो। बिल्कुल। तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जो इस प्रक्रिया से गुजरा है, जिस प्रक्रिया में उसने अवरोधों को सहा है, वो अवरोध किसी और के लिए उत्पन्न ना हो, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बिल्कुल। अगर कोई युवा समाज समाज में आकर के है। समाज सेवी का कार्य करना चाहता है तो वो कैसे करे? और ये बताइए कि क्या इसमें आर्थिक स्थिति का होना जरूरी है? जैसे आज के परिवेश में हर किसी को समाज के हित में, समाज की मदद के लिए, समाज के अच्छे कामों के लिए उसको आगे निकलना पड़ेगा। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है कि ये समाज सेवी बन गए, ये बन गए, वो बन गए। सबका दायित्व है, हमारा दायित्व है, आपका दायित्व है कि हम समाज सेवा के लिए आगे आए। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना में हम लोगों के अंदर ये चीजें निहित है कि हम सबकी मदद करने के लिए स्वतः आगे आए। एक स्वस्थ समाज, एक जागृत समाज की परिभाषा ही यही है। जी। और रही बात आर्थिक तौर पे, क्या पिछड़ा व्यक्ति समाज के उसके लिए सोच सकता है कि नहीं? काहे नहीं सोच सकता है? अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप समाज की मदद अपनी बातों से जागरूकता फैला के कर सकते हैं। आर्थिक आधार ये नहीं निर्धारित करता कि आप समाज सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। मैडम मदर टेरेसा ने बोला था कि इफ यू कांट फीड 100 पीपल, देन फीड जस्ट वन। ये हमारी संस्था की टैगलाइन भी है जी। कि अगर आप 100 व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते या उनको खाना नहीं खिला सकते, एक की मदद तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल। एक को तो खाना खिला सकते हैं। बिल्कुल खिला सकते तो इसी अवधारणा पे हमको चलना है। जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति की आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो आके मदद कर सके, निकल सके, लेकिन ठीक है, अगर हम एक समाज में हैं तो हम एक माध्यम के तौर पर विभिन्न लोगों से अपनी बातों को समझा के लोगों तक सेवा या मदद पहुंचाई जा सकती है। और एक चीज ये भी है कि जब आप किसी अच्छे काम को करने के लिए निकलेंगे निष्पक्ष और निस्वार्थ निश्चल भाव से, तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ आएंगे काम करने के लिए। और ये जी। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। आर्थिक आधार आपको कुछ दिन तक रोक सकते हैं, जी। हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। बिल्कुल। बस ये है कि आप उस अवरोध से आप अपने आप को रोके ना। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप लोगों से मेल मिलाप करके सारी चीजों को आगे बढ़ा के आप समाज के लिए एक अच्छा समाज बना सकते हैं। जी। तो मेरे हिसाब से ये कहना अनुचित है कि आर्थिक आधार, हाँ, कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको एकदम रोक देगा ये उचित नहीं है मेरे हिसाब से। ये मैं मतलब नहीं मानता। मतलब कि अगर इंसान कोई कार्य कर रहा है तो उसे रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं रुकना और चाहिए। अगर वो समाज सेवा में है तो 100 लोगों को नहीं खिला सकता, एक लोगों बिल्कुल। को खिला करके भी वो जैसे सेवा कर सकता है। 100 लोगों को खिला के आप दिखावा ही करेंगे फिर ना। आप 2 दिन खिला काम खत्म। आप जी। आपकी जितनी क्षमता है आप उसी क्षमता से काम कर उसी सकते हैं। क्षमता का। और आपने आप एक ट्रेवलर हैं और लगभग लगभग आपने भारत को भ्रमण किया है। लगभग जितने मंदिर हैं आपने, आप उसका अनुभव बताएं हमारे दर्शकों को कि आपका अनुभव कैसा रहा, जिससे और भी लोग जो है वहां जा सकें और एक जो आपने अनुभव पाया है, जो सीखा है वो और भी लोग पा सकें, सीख सकें। जैसे कि आप सही कह रहे हैं कि मैं बड़ा घुमंतू टाइप हूँ या था, जो भी बोल लीजिए। मैंने लगभग लगभग भारत भ्रमण किया और मैक्सिमम मुझे जहाँ तक उम्मीद है 70-75% में लगभग भारत के जो स्थान थे वो घूम चुका हूँ। स्थानों के घूमने का उद्देश्य ये होता है कि आप उनकी संस्कृति से परिचित हो, जी। वहाँ की स्थानीय सभ्यता, वहाँ की परंपराओं से परिचित हो। जी। घूमने का ये खाली उद्देश्य नहीं है कि आप गए पालक होके चले आए। आप वहाँ की प्रकृति, आप वहाँ की जलवायु, आप वहाँ के लोग, वहाँ के रहन सहन, खान, परंपरा, त्योहार, उत्सव, पहनावा, इन सारी चीजों से आप रूबरू हो। तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार करती है। किताबों में भी हमारे होता है शैक्षिक भ्रमण की एक, जी। मतलब एक इंडेक्स होता है कि उसमें ये खाली खाना पूर्ति नहीं है। अगर आप जाएंगे घूमेंगे तो आपको लगेगा कि एक बहुत अच्छा परिवर्तन आपके अंदर आएगा। घूमना घूमना इसलिए भी जरूरी है कि भारत जैसे प्यारे देश को अगर आप नहीं घूमेंगे तो फिर आपको भारत में रहना भी मतलब कोई मतलब नहीं। भारत
विविधताओं का देश है, हर विविधताओं से आप रूबरू हो यहाँ के, तो इसलिए लगभग लगभग जगह मैं घूम चुका हूँ। और आपका वो सबसे फेवरेट जगह कौन सा रहा कि जो आपको बहुत सारी सीखें दिया हो और एक अलग अनुभव आपके जीवन में आया हो जिससे आप के अंदर एक अलग निखार आया हो? वो चीज़ हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ जिससे हमारे दर्शक भी कुछ सीख सकें और मैं भी बहुत कुछ सीख सकूँ उससे। स्थानों के भ्रमण की श्रेणी में अगर देखा जाए, क्रम में देखा जाए, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एक हरिद्वार के घाट, जी, गंगा की वो धारा, जी, उसमें जो स्नान होता है वो आपको बार बार एहसास दिलाती है कि रुकना नहीं है, सतत चलते चले जाना। लाख अवरोध आएंगे, हिमालय से जब गंगा निकलती है तो लाख पहाड़ आते हैं, जी, अनेकों श्रेणियां आती है, उनको काटते हुए निकल के चली जाती है, वो पश्चिम बंगाल में तो अपने आप को समाहित कर देती है समुद्र में। लेकिन जो उसका देखा जाए तो जो गंगा का जो रिवर कोर्स है वो इतना बड़ा है भारत में, तो कहीं ना कहीं वो लाखों अवरोधों को समाप्त करके अपने जीवन को पूर्ण करती है। हालांकि गंगा तो पतित पावनी एक सतत बहने वाली नदी है, लेकिन अगर मानवीय परिदेश में देखा जाए तो एक लंबे उसको अवरोधों को पार करके वो अपने आप को, और जाहिर सी बात है गंगा इन अवरोधों के पार करने के बाद ही वो गंगा बनी, जी, ये इसलिए हमको उसको इतना मतलब बहुत ही विश्वसनीय नदी मानी जाती थी, और अवरोधों को वो पार करते अगर देखा जाए एक प्रोत्साहित परिवेश में अगर गंगा के अवधारणा को सिद्ध करें तो मुझे लगता है कि एक यही उसकी परिभाषा है। नहीं ए और रही बात ये कि धार्मिक परिदृश्य में अगर देखेंगे तो उज्जैन की नगरी महाकाल, उज्जैन की जो नगरी महाकाल। सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, मैं तो कई पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ कि उनको किसी धार्मिक स्थल के भ्रमण की जो आपके अंदर में एक बदलाव ले आए, तो वो उज्जैन की नगरी महाकाल। जी, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, जब आप वहां जाएंगे, भस्म आरती का दर्शन करेंगे, निश्चित तौर पर चीजें बहुत सी बदल जाएंगी। अनुभव मेरा, और मेरा ही नहीं, मैंने कई लोगों से सुना कि बहुत तगड़ा परिवर्तन आएगा इससे। मतलब अगर आप सनातनी उससे व्यवस्था से गुजर रहे हैं तो आपको एक बार अवश्य दर्शन करने जाना। अब बाबा ऐसे है नहीं है, बाबा जब बुलाएंगे तभी दर्शन करने जा ये पाएगा, तो बात सही है। कोई नहीं, हिल नहीं सकता कोई। जैसे मैं कहना नहीं चाहिए लेकिन शेयर कर दे रहा हूँ, मैं कई बार जो है अयोध्या गया हम्म। और बहुत बार सोचा कि हनुमानगढ़ी का दर्शन कर लूं, हम्म। लेकिन हनुमानगढ़ी का दर्शन नहीं हो पाया हम्म। और मुझे लगता है कि जब इच्छा होगी प्रभु की हम्म। तभी मैं कर सकता हूँ। बल्कि महावीरन हुआ तो महावीरन महीने में 2 बार 3 बार हम्म। मैं जाता आता रहता हूँ तो वहाँ पे हो जाता है, हम्म। लेकिन वहाँ का अभी दर्शन अधूरा रह जाता है। गया हूँ, लेकिन मुझे भी लगता है कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक ये चीज संभव बिना नहीं, उनके पत्ता नहीं डोलता। पत्ता नहीं डोलता। ये चीज तो आप कितनों डोल लें। ये चीज तो हम्म। ये चीज मानता हूँ मैं। और भैया आपके जीवन में ये लिखने का शौक कहाँ से आया और साहित्य के प्रति लगाव कहाँ से आया? आप लिखना कब से शुरू किए या फिर आपका कोई रोल मॉडल रहा या आप किसी से इंस्पायर हैं? लिखने में मेरा कोई रोल मॉडल नहीं रहा, जी, जो बात एकदम सही। लेकिन यह है कि मैं बचपन से ही संपादकीय किताबें पढ़ने का मेरा शौक था, जी, और मैं वहीं से मतलब जो लिखना पढ़ना वहीं से मैं सीखा। और मुझे लगता है कि इलाहाबाद जाने के बाद जब मैं गया उसके बाद मैं लिखना अपना शुरू कर दिया। लिखना उखना मैं जो है वहां से शुरू किया। जी, और दिनकर जी जो है मेरे बहुत प्रिय है, मैं जहाँ तक देखता हूँ मैं उन्हीं की रचनाओं से प्रभावित होकर जो है रचनाएं करता हूँ वेद से संबंधित। हालांकि उनके जैसा एक रत्ती भर तो होना मेरे लिए संभव नहीं है, जी। लेकिन मेरा प्रयास है, मैं उनको पढ़ता हूँ, उन्हीं तरह लिखना जो है मुझे पसंद नहीं, उनकी कविताएं है। बहुत सारी हैं और बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी भी हैं। वो बेबाक थे वो, हाँ, रामधारी सिंह दिनकर, सदैव। और आपने लगभग कितने मंचों का संघर्ष रहा है अभी तक आपका? मंच देखिए, मैंने अपने जिले का ही खाली शेयर किया हूँ, और बहुत अधिक नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अपना 100% इधर नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि सामाजिक रूप से मेरी जो संलिप्तता इतनी ज्यादा रहती है, तो मेरा ज्यादा से ज्यादा समय वहीं बीतता है। तो इन सब पे मेरा बहुत कम होता है। ये है कि जब अम्बेडकर नगर में होता है तो पूरी कोशिश रहती है कि मैं उन सब मंचों को साझा करूँ, और यहाँ के लगभग लगभग मंचों को मैंने साझा किया है। अभय निर्भीक व्याकरण, आलू व्याकरण, उनका बड़ा योगदान है। देखिए, और मैं आपसे कविता जो है
बाद में सुनता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक खटास है और एक क्वेश्चन है जो अभी उभर रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कई जगहों पे फंस करके, अभी जैसे आपने कहा कि मेरा जो रुझान है, जैसे आप तरह तरह के कार्य कर रहे हैं, अगर सिर्फ इसी पे होता तो शायद और भी मंचों का मैं साझा किया बिल्कुल, होता। काहे नहीं, जाहिर सी बात। हाँ, तो मैं एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहता हूँ भैया आपसे। जैसे आज बहुत सारे युवा हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वो कुछ बनना चाह रहे हैं, किसी चीज की तैयारी करना चाह रहे हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारी है और खुद का सपना है, और घर की जिम्मेदारी के साथ में बहुत सारे कार्य, कमाना भी है, घर की जिम्मेदारी भी है, और उनका जो फील्ड है, जो सपना उसको भी पूरा करना चाहते हैं। तो जो उनका बंटवारा हो जा रहा है थोड़ा थोड़ा का समय, तो उसमें वो कैसे मेहनत करें और कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं? एक चीज तो ये है, पहले तो हर उस युवा या साथी को ये तय करना पड़ेगा कि उसको करना क्या है। नहीं, जैसे ये चीज तो क्लियर हो, मान लीजिए उस तक उसको तो। क्लियर है, हाँ। तो आपको सर्वप्रथम आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा वो है। जी। आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप आर्थिक रूप से स्वावलंबी होंगे। मान लीजिए जॉब की तैयारी हुई, जी। प्रतियोगिता की तैयारी हुई, ये तो ठीक है, ये तो आर्थिक स्वावलंबन के लिए आप इस चीज को कर ही रहे हैं। जी। लेकिन अगर इसके हट के अगर आपको कुछ करना है, जैसे आप लोग का है, नाट्य में आप लोग हैं, जी। लेखनी में कोई है, जी। सामाजिक रूप से किसी और ऐसी गतिविधि में इन्वॉल्व है, कला में कोई है, जी। संगीत में कोई है, तो इन सब चीजों के लिए आपको आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना पड़ेगा। जी। सर्वप्रथम आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि आपको स्वावलंबी होना है, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार भी जुड़ा है कहीं ना कहीं। जी। उसके भरण पोषण, उसके दवा, इन सब चीजों की जिम्मेदारी आपकी है। जी। तो मेरे मत के हिसाब से कि सर्वप्रथम हमें आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने के लिए हमें क्या करना है वो करना पड़ेगा। जी। सपने हैं, जाहिर सी बात है, सपने पूरा करना है, सबका अधिकार है। लेकिन ये है कि जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो ही हम अपने सपनों को आकार दे सकते हैं। जी। तो मेरे हिसाब से आर्थिक रूप से आपको स्वावलंबी होना पड़ेगा, और परिवार को भी इसके लिए मदद करनी चाहिए कि वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी में आपकी मदद करे, क्योंकि जब वो स्वावलंबी होगा तो जाहिर सी बात है और काम उसके बेहतर होंगे। जी। और जैसे मैं एक कलाकार हूँ, और कलाकार बनकर ही मरना चाहता हूँ। हमेशा लोगों का एंटरटेन करता रहूं और उसी दौरान मेरी मौत हो, मैं ऐसा ईश्वर से मांग करता हूँ। और लेकिन अभी कल या परसों में मेरी एक लोगों से ऐसे बात हो रही थी, मैंने कहा कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो आपका रुझान क्या है? तो आपको पता है कि यूपी 45 हल्की फुल्की भी हाँ, आपका चलता है मेरा। प्रसिद्ध हल्की हाँ, फुल्की। तो उसमें मैं वहां से दुकान मतलब बढ़ा करके, हम्म। तो रास्ते में ही उनसे मिला और मैं ऐसी चर्चा करने लगा। तो वो बोले कि आप दो डगर पे हैं, हम्म। और आप ना तो इसके होंगे ना तो उसके होंगे। तो ये इस पे मैं काफी गहराई से अध्ययन किया, सोचा विचारा, लेकिन मुझे इस पे बहुत ज्यादा खास कुछ मिला नहीं। मुझे लगा कि जो भी हो पा रहा है वो करो अपने लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अब कि? वो इस तरीके से इसको परिभाषित कर रहे हैं कि आप दो नाव पे खड़े हैं, बीच मझधार में फंस जाए। हाँ। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, इसलिए कि आपकी नाट्य की विधा अलग है पूरी जी। तरीके से, ठीक। और आप जीविकोपार्जन के लिए आप हल्की फुल्की या छोटी व्यवस्था आप उसको अपना कर चल रहे रहा, हैं, हाँ। ठीक। तो आपका 365 दिन तो नाट्य आपका चल नहीं रहा। जी, बिल्कुल नहीं चल रहा। आप अपने समय के हिसाब से, मुझे लगता है कि आपकी प्राथमिकता सर्वप्रथम नाट्य होती है, जी। उसके बाद आप हल्की फुल्की लगाते हैं। जी। तो हल्की फुल्की से आप अपनी जीविका की व्यवस्था कर रहे हैं, जी। नहीं होता तो आपके भाई लगाते हैं। जी, बिल्कुल लगा दूं। इससे आपका नाट्य तो नहीं डिस्टर्ब हुआ। नहीं हुआ। आप नाट्य गतिविधियों में जा रहे हैं तो आपका भाई तो आपके साथ गया नहीं, आप नहीं गया। हल्की फुल्की पे हैं, हाँ। तो आप दोनों भाई मिलके कर रहे हैं। तो जी। मैं इस चीज को तो पूरी तरीके से खारिज करता हूँ कि आप मसार में फंस जाएंगे। अच्छा ये बताइए, नाट्य 365 दिन नहीं रहा, कुछ दिन गैप रहा, तो जाहिर सी बात है ना कि आप आके फिर तो गरीब रहेंगे। हाँ, तो बिल्कुल। बैठने से अच्छा आदमी अगर कुछ काम ही कर ले रहा है, उससे उससे दो पैसे आ जाए, क्या गलत है? नहीं, सही है। तो उनके उनका एक रहा होगा कुछ अलग सोचने का नजरिया, हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है। नहीं, ये मेरे अंदर एक घर सा कर रहा नहीं था, नहीं तो नहीं, मैंने सब कहा कि आप तो पूछ लेता हूँ, नहीं नहीं, वो सही और हो और सकता है कि करना भी इससे चाहिए। इससे लोगों को कोई एक नई जानकारी भी मिले, नहीं, करना भी दर्शकों चाहिए। को। खाली समय नहीं रहना चाहिए, अपने आप को व्यस्त रखें। जी। अगर उस व्यस्तता से आपका धनोपार्जन हो रहा है तो उससे बिल्कुल। बढ़िया काम कोई है ही नहीं। बिल्कुल ये भाई। बात। तो अब कुछ सुनाइए आप हमारे दर्शकों को। देखिए, हम आपसे दो कविता सुनना चाहेंगे। हम्म। पहला तो
जो हमें प्रेरणा दे। और एक कविता ऐसा सुनाइएगा प्रेम के ऊपर, जो कभी आपकी भी प्रेमिका रही हो, या जो आज हमारे जो मित्र मंडली है या फिर अन्य लोग हैं, हाँ। तो उनके ऊपर भी कुछ बताइएगा। और बाकी यही 2 चाहिए हमको। कविता या गीत या गजल जो भी मुक्तक है उसमें तो ओज के लिए जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो प्रेरणादायी वो है कविता मेरी वही थी कि जो है हो रहा भयभीत क्यों तू डर तुझे क्या मृत्यु का है। इसकी हर लाइन अगर आप समझेंगे तो आपको एक किस्सा साफ निकलेगा। हो रहा भयभीत क्यों तू डर तुझे क्या मृत्यु का है, तख्तियां तुझ में निहित है, तुझ में बल भी भीम सा है, कायरों की भांति क्यों रणभूमि को यूं देखता है, रक्त से सिंचित धरा पे रक्त ही तेरा पड़ा, रक्त ही तेरा पड़ा। इसका सार ये है कि आपको डरना नहीं है। हो रहा भयभीत क्यों तू, डरिए मत। हो रहा भयभीत क्यों तू डर तुझे क्या मत पता है, अंतिम चीज क्या है, मिस्त्री सत्य है ना। जी, तो आप क्यों डर रहे हैं, तो सबका आना है। बिल्कुल आना। हो रहा भयभीत क्यों तू डर तुझे क्या मत पता है, शक्तियां तुझ में नहीं, तुझ में बल भी भीम का है। आपके अंदर ही शक्ति है, आपके अंदर भीम जैसा बल है। जी, ये आपको पहचानना पड़ेगा। देख सकता है तो देख उन शत्रुओं के नेत्र में, प्रतियोगिता के दौर में हर व्यक्ति शत्रु है। बस आपको भापना है, देख सकता है तो देख उन शत्रुओं के नेत्र में तू, भय नहीं जिनको तनिक तो मरा है वो तनिक भी आपसे सील नहीं करेंगे, वो आपको परवार कर देंगे। एन केन पकड़ेन आपसे वो मौका मिलेगा ले लेंगे। तो ये बड़ी सार्थक लाइन होती है, अगर इसको कोई समझेगा तो इसका सार उसको समझ में आएगा। और वही जो है श्रृंगार पे अभियोग पे एकदम हकीकत है, वास्तविक चीज है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। बिल्कुल। ये वो याद है, हाँ, मैं उत्सुक था कि ये चीज व्यथा होगा जी। सुनो इस जीवन की, जो खोया वह फिर पा ना पाए, हम दीवाने उस राधा के, प्यार किया और बता ना पाए, पता ना पाए, प्यार किया और बता ना पाए। बता ना पाए। एकदम हकीकत है, ये तुमसे बता रहे हैं। याद रहेंगी वो गलियां, याद रहेंगी वो गलियां जो घूमा खुद पर घुमा ना पाए, उसके चक्कर में खूब घूमे लेकिन उसको नहीं घुमा पाए साथ में। यही बता इस जीवन की, जो दर्द मिला वो दिखा न पाए, जो दर्द मिला वो दिखा न पाए, हम दीवाने उस राधा के, प्यार किया और जता न पाए, प्यार किया और जता न पाए। जख्म बहुत गहरा था मन का, जख्म बहुत गहरा था मन का, मरहम था पर लगा न पाए, हम दीवाने उस राधा के, प्यार किया और बता न पाए, प्यार किया बता न पाए। भूल हुई इस जीवन में, ये अब उन लड़कों के लिए है, अगर यार करना है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, मना करेगी बस चले जाना है, कम से कम ये तो रहे, आप अपने फीलिंग एक्सप्रेस करिए ना। एज ए पर्सन हम लोग को अपनी फीलिंग जो है एक्सप्रेस करनी चाहिए, हमारा अधिकार है लड़कों का। लड़कियों का अधिकार कुछ और, उनको जो करना करें। ठीक। भूल हुई इस जीवन में, जो सीख मिली वो सिखा ना पाए, यही बता इस जीवन की, जो खोया वह फिर पा ना पाए, जो खोया वह फिर पा ना पाए, हम दीवाने इस राधा के, प्यार किया और बता ना पाए, प्यार किया और बता ना पाए। एकदम हकीकत, एकदम वास्तविक। आपकी आंखों में नमी सी आ गई। नमी नहीं है। लग रहा है कि आज आपने याद कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है सब। भैया आपने जो कविता सुनाया, और मुझे लग रहा है ना कि आपकी ये जो आंखें हैं ये नम सी हो गई हैं। और क्या ये मतलब जो आपकी प्रेमिका रही होंगी उनकी याद में ही आपने लिखा था? आंखें नम हम यार, हमको नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ तुम देख लियो, लेकिन ठीक है, कहाँ मतलब कविता सत्य है। ये सत्य है ना? सत्य है, वो भी सत्य है। आदमी जो लिखता है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो उसके जीवन में हुई रहती है, या कहीं ना कहीं वो देखे रहते हैं। ये सत्य है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा आदरणीय बड़े भैया धीरेन्द्र पांडे जी के साथ हुई वार्तालाप, जिसमें भैया प्रेम से लेकर के और समाज सेवा की दुनिया और मोटिवेशन के बारे में आज बातचीत हुई। और आप सब जुड़े हमसे अंत तक, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया आप हमारे साथ वार्तालाप किए और सहयोग और सपोर्ट किए, इसके लिए चरण स्पर्श। और ऐसे ही बना रहे
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपना समझा, अपना समय दिया। हमारे आपके बीच एक वार्ता हुई। बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। आपकी पूरी जबर फनकार टीम को आभार जो है मेरी तरफ से, आपको विशेष आभार, सबको विशेष आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।